उस दिन सुबह जब मैं थाने पहुंचा तो थाने के अहाते में काले रंग की एक कार खड़ी हुई थी। कार के पास 4 लोग खड़े थे, जिनमें एक ड्राइवर था। सलाम दुआ के बाद अधेड़ व्यक्ति ने अपना नाम महेश बग्गा बताया। महेश बिजनेसमैन थे और शहर के बाहर अजनाला रोड पर उनकी सरिया मिल थी। अमृतसर के पॉश इलाके सिविल लाइंस में उनकी आलीशान कोठी थी। उन्होंने बताया कि आज सुबह कोठी से उनके बेटे की नई मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। उनका 22 से 23 साल का वह खूबसूरत जवान बेटा भी साथ था, जिसकी मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। उसने कहा, मैं सैर पर जाने के लिए सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। आज उठकर जाने के लिए तैयार हुआ तो गैराज में मोटरसाइकिल नहीं थी। मैंने घर वालों से पूछा पर किसी को कुछ पता नहीं था। पड़ोसी ने बताया कि उसने सुबह करीब 4:45 बजे मोटरसाइकिल स्टार्ट होने की आवाज सुनी थी। उसने आगे बताया, हमारे यहाँ हॉकर सुबह 5 बजे अखबार डालता है। वह ज्यादातर बाहर से ही अखबार फेंकता था। पिछले कई दिनों से बारिश हो रही थी, इसलिए मैंने दादी जी से कहा था कि वह सुबह पूजा पाठ के लिए उठती है तो अंदर से दरवाजा खोल दिया करें, ताकि हॉकर अखबार अंदर आकर बरामदे में डाल सके। वह ऐसा ही करने लगा था। आज का अखबार बरामदे में पड़ा हुआ था। इसका मतलब करीब 5 बजे हॉकर जीता अंदर आया था। मेरी बहन पम्मी का कहना है कि चंद रोज पहले वह मोटरसाइकिल पर झुका हुआ कुछ कर रहा था। उसे देखकर वह ठिठक गया था। झेम कर कहने लगा, पेट्रोल गिर रहा था, मैंने बंद कर दिया है। लेकिन जब पम्मी ने देखा तो वहां पेट्रोल गिरने का कोई निशान नहीं था। पम्मी ने उसी दिन मुझसे कहा भी था, भैया मोटरसाइकिल नहीं है, अंदर रखा करे, मगर मैंने ही ध्यान नहीं दिया था। मामला कोई खास नहीं था। मैंने बग्गा और उसके बेटे की तहरीर पर कच्ची रिपोर्ट लिखा दी और 2 सिपाहियों को इस निर्देश के साथ भेज दिया कि न्यूज एजेंसी जाकर हॉकर जीते का पता करें। आधे घंटे बाद दोनों सिपाही जीते को थाने ले आए। जगजीत उर्फ जीता 17 से 18 साल का खूबसूरत लड़का था। वह नजरें झुकाकर मेरे सामने खड़ा हो गया। वह बेहद डरा हुआ था। मैंने उससे नाम पता पूछा तो उसने बताया कि वह कस्बा जामपुर का रहने वाला है और यहाँ अमृतसर में अपने एक दूर के रिश्तेदार के पास रहता है। सुबह कॉलेज जाता है, शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है और तड़के अखबार बांटता है। मैंने आवाज को थोड़ी सख्त करके उससे पूछा, जीते, तुमने आज सुबह बग्गा साहब की कोठी से जो मोटरसाइकिल उठाई है वह कहाँ है? वह हकला कर बोला, इंस्पेक्टर साहब, यह आप क्या कह रहे हैं? यह मुझ पर सरासर झूठा इल्जाम है। मैं मेहनत मजदूरी करके 4 पैसे कमाता हूँ और अपनी पढ़ाई करता हूँ। मैं अभी जीते से बात कर ही रहा था कि न्यूज एजेंसी का मालिक और उसका वह रिश्तेदार भी आ गया जिसके पास वह रहता था। मैंने उनसे कहा, इसकी खैरियत चाहते हो तो चोरी का माल बरामद करवा दो, वरना सबको रगड़ा लगेगा। लेकिन मेरे डराने धमकाने के बावजूद भी कोई नतीजा नहीं निकला। जीते ने स्वीकार किया कि वह 5 बजे के करीब कोठी में अखबार डालने के लिए दाखिल जरूर हुआ था, लेकिन उसने मोटरसाइकिल को छुआ तक नहीं था। उसने यह भी बताया कि उस वक्त मोटरसाइकिल अपनी जगह मौजूद थी। पूछताछ में यह बात सामने आई कि जीता पिछले 4 से 5 दिनों से पैदल घूमकर अखबार डाल रहा था। यह बात शक पैदा करने वाली थी। मैंने इसकी वजह पूछी तो जीते की जगह उसका रिश्तेदार बोला, इसकी साइकिल कई दिनों से खराब पड़ी है जी, इसलिए इसे पैदल घूमना पड़ता है। मैंने एक हवलदार से कहा कि वह जीते को ले जाकर थोड़ा शक दूर कर ले। हवलदार ने हवालात में ले जाकर जीते के कसबल निकाल दिए। हवलदार जब उसे मेरे सामने लाया तो वह बुरी तरह कांप रहा था। उसने हाथ जोड़कर मुझसे कहा, साहब, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। मैं समझ गया कि वह बग्गा और उसके बेटे से कुछ छिपाना चाहता है।
इसलिए मैंने उसे हवालात में भेज दिया ताकि उससे वही बात कर सकूं। करीब 1 घंटा बाद मैंने जीते से पूछताछ की। उसकी आंखों में मर्दाना कशिश थी। डील भी अच्छा था। अगर उसका संबंध किसी रईस घर से होता जिस पर अच्छा लिबास होता तो राह चलती औरतें उसे मुड़कर जरूर देखती। वह कहने लगा, साहब मैं गरीब इंसान हूँ, सच भी बोलूंगा तो लोग झूठ समझेंगे, लेकिन मेरी जो बेइज्जती हुई है उससे मेरा मन खून के आंसू रो रहा है, इसलिए अब मैं कुछ नहीं छिपाऊंगा। पिछले 2 से 3 महीनों से बग्गा साहब की लड़की पम्मी मेरे साथ अश्लील हरकतें कर रही थी। जब मैं सुबह लगभग 5 बजे अखबार फेंकने जाता था तब वह पायजामा बनियान पहने अपने घर के पार्क में एक्सरसाइज करती मिलती थी। उस वक्त मुझे दूसरे घरों में अखबार डालने की जल्दी होती थी, लेकिन वह बेवजह की कोई न कोई बात छेड़कर मुझे रोक लेती थी। बाद में उसने मुझे फूल देने शुरू कर दिए। वह शरारत करती और फिर बेवजह हंसती रहती। मैं उससे जितना बचने की कोशिश करता था वह उतना ही सिर चढ़ती जा रही थी। मैं डरता था कि कहीं किसी दिन कोई मुसीबत खड़ी न हो जाए। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने कहा, मैं समझा नहीं, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि तुम्हें फंसाया जा रहा है? हाँ साहब, यही कहना चाहता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मोटरसाइकिल चोरी हुई है या नहीं, लेकिन पम्मी ने मुझ पर यह जो इल्जाम लगाया है कि कुछ रोज पहले मैं मोटरसाइकिल से छेड़छाड़ कर रहा था, बिल्कुल गलत है। ऐसा लगता है मुझे दोषी ठहराने में पम्मी का ही हाथ है। हो सकता है उसने अपने किसी चाहने वाले से मोटरसाइकिल गायब करवा दी हो। तुम यकीन के साथ ऐसा कैसे कह सकते हो? उसने इधर उधर देखा, फिर संभल कर बोला, साहब कहना नहीं चाहिए पर वह लड़की बहुत तेज है। पिछले इतवार को उसका भाई सैर के लिए नहीं निकला था, इसलिए वह बड़ी निडर दिख रही थी। मैं अंदर अखबार डालने गया तो वह पिछले लॉन की तरफ से आ गई। कहने लगी, सिर्फ अखबार ही बेचते हो या वहाँ कुछ जान पहचान भी है? मैंने जवाब में कहा, हाँ थोड़ी बहुत जान पहचान है। इस पर वह मुझे एक फोटो दिखाते हुए बोली, मेरी सहेली की है, इसे अखबार में छपवा दो। वह एक औरत की अर्धनग्न तस्वीर थी। शायद उसने किसी मैगजीन से काटी थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो वह शरारत से मुस्करा रही थी। मैंने उससे कहा, आप पढ़ी लिखी अच्छे घर की लड़की है, ऐसी हरकत करते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। इस पर वह छूटते ही बोली, सारी शर्म तो तुम जैसे लड़के ले गए, लड़कियों के लिए कुछ बचा ही नहीं। मैं वापस जाने लगा तो वह पीछे से मेरी कमीज पकड़कर बोली, बड़े नखरे हैं तुम्हारे, बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, एक छोटी सी तस्वीर नहीं छपवा सकते? मैंने उससे कहा, अपने पिताजी को दे देना, वह बड़े आदमी है, छपवा देंगे। मेरी बात सुन वह गुस्से से लाल होकर मुझे घूरने लगी, फिर बदतमीज कहकर पांव पटकती हुई वहां से चली गई। मैंने सोचा था कि महीना पूरा होते ही वहां अखबार डालना छोड़ दूंगा, लेकिन इससे पहले ही यह मामला हो गया। जगजीत उर्फ जीते की कहानी मैंने गौर से सुनी। उससे कुछ सवाल पूछने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि उसकी बातों में जरा भी झूठ की मिलावट नहीं है। कसूर यकीनन उस लड़की का था। अब सवाल यह था कि खाते पीते रईस घर की लड़की ने आखिर होकर से ही नजरें क्यों लड़ाई? मैंने सोचा कि जब किसी लड़की का दिल किसी पर आता है तो वह ऊंच नीच नहीं देखती। हो सकता है बग्गा की बेटी के साथ भी यही रहा हो। जीते ने उसके प्रति जो बेरुखी दिखाई थी वह उससे बेचैन हो गई होगी। संभव है उसने अपने भाई की मोटरसाइकिल अपने किसी चाहने वाले से चोरी करवा दी हो। अगर ऐसा नहीं भी हुआ होगा तो उसने मौके का फायदा उठाया होगा और मोटरसाइकिल चोरी होने पर जानबूझकर शक की सुई जीते की ओर मोड़ दी होगी। घटनास्थल देखने के बहाने में उसी दिन बग्गा की कोठी पर पहुंचा।
मैंने नौकरों और घर वालों से पूछताछ की। पम्मी भी वहीं मौजूद थी। वह खूबसूरत थी, साथ ही चालाक भी नजर आ रही थी। उसने भी अपने बयान में वही बताया जो उसके पिता और भाई ने बताया था। अभी मैं कोठी में पूछताछ कर ही रहा था कि मोटरसाइकिल की पहेली हल हो गई। थाने से हवलदार बिलाल शाह चोरी की उसी मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां आ गया। उसने बताया कि मोटरसाइकिल नहर के पास से बरामद हुई है। चोर भी पकड़ा गया था। जीते ने ठीक ही कहा था। उसे सबक सिखाने के लिए पम्मी ने ही यह चोरी करवाई थी। कहने को तो यह केस यहीं खत्म हो गया था, पर हकीकत में खत्म नहीं हुआ था, बल्कि इसके बहाने एक नया मामला सामने आ गया था। थाने आकर जब मैं जीते को रिहा करने के लिए कागजी कार्रवाई कर रहा था, तभी जामातलाशी की एक चीज देखकर मैं बुरी तरह चौंका। मैंने जीते को एक कागज पर दस्तखत करने के लिए कहा। वह दस्तखत करने के लिए मेज पर झुका तो उसके गले का लॉकेट लटक कर मेरी आंखों के सामने लहराने लगा। हालांकि यह लॉकेट जीते के गले में मैं पहले भी देख चुका था। सोने के उस तिकोने लॉकेट के बीचों बीच बना हुआ था। उसके ऊपर वाले कोने पर एक लाल रंग का नग व नीचे के 2 कोनों पर सफेद नग जड़े थे। मुझे लगा कि उस लॉकेट को मैं पहले भी कहीं देख चुका हूँ, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि कहाँ देखा है। मैंने दिमाग पर जोर डाला तो सब कुछ याद आ गया। करीब 5 साल पहले मेहता सेठ के घर डकैती पड़ी थी। इस डकैती में मेहता सेठ की गोली लगने से मौत हो गई थी। इस वारदात में कीमती जेवरात बच गए थे, क्योंकि वे तिजोरी के एक भीतरी खाने में पड़े थे। डकैतों ने केवल वही जेवर लूटे थे जो मेहता की बीवी ने उस वक्त पहन रखे थे। लूटे गए जेवरों में सोने की चूड़ियां, झुमके, लॉकेट व एक अंगूठी थी। जो लॉकेट लूटा गया था, उसी डिजाइन का एक लॉकेट तिजोरी में रखा हुआ था। मेहता की बीवी ने वह लॉकेट तिजोरी से निकालकर मुझे दिखाते हुए बताया था कि जो लॉकेट डाकू ले गए हैं, वह हूबहू ऐसा ही था। तफ्तीश के लिए मैं उस लॉकेट को मेहता की बीवी से ले आया था। बाद में वह लॉकेट महीनों तक मेरी दराज में पड़ा रहा था। मैंने उसे सैकड़ों बार देखा था। बाद में कोई सुराग न मिलने की वजह से इस केस की फाइल बंद कर दी थी और मैंने लॉकेट वापस लौटा दिया था। गौर से देखने के बाद मैंने जीते से पूछा, जीते, बड़ा खूबसूरत लॉकेट पहने हो, तुम्हारा ही है या किसी ने दिया है? जी हाँ, जी नहीं, उसने घबरा कर हाँ और ना दोनों कहा। तो मैंने पूछा, क्या मतलब तुम्हारा नहीं है? जी नहीं, यह मुझे राह चलते बाजार में पड़ा मिला था। यह कीचड़ से सना हुआ था। मैंने धोकर काले धागे में डालकर पहन लिया। इसका मतलब यह तुम्हारे पास गैरकानूनी है? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा तो वह घबरा गया। अचानक उसका हाथ गले की तरफ बढ़ा। वह लॉकेट उतारना चाहता था। मैंने उसे रोकते हुए कहा, अब रहने दो, लेकिन आइंदा ध्यान रखना कि गुमशुदा चीज मिलने का मतलब यह नहीं होता कि उसे अपने पास रख लिया जाए। तुम्हें पता है, गुमशुदा चीजों से कभी कभी काम के कई सुराग मिल जाते हैं। बहरहाल मैंने उसे समझाकर वापस भेज दिया। चूंकि उस लॉकेट को मैंने पहचान लिया था, इसलिए यह जरूरी हो गया था कि मैं जीते की निगरानी करवाऊं, क्योंकि उस लॉकेट से 5 साल पुरानी डकैती और हत्या का रहस्य खुल सकता था। मैंने उसकी निगरानी का काम बिलाल शाह को सौंप दिया। बिलाल शाह ने 4 रोज बाद मुझे बताया कि जीते और बग्गा की लड़की पम्मी का मामला अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि और भी ज्यादा भड़क गया है। कैसे? मैंने पूछा तो बिलाल शाह ने बताया, सच्ची बात छिपी नहीं रहती है जी। जीते ने तो उसी दिन से बग्गा के घर अखबार डालना बंद कर दिया था। अब तो वह उस इलाके में भी नहीं जाता। लेकिन बग्गा की लड़की बड़ी तेज निकली। परसों शाम वह उसके बुकस्टाल पर जा धमकी। बुकस्टाल पर जीते का कोई बुजुर्ग रिश्तेदार बैठता है।
उसके सामने वह जीते को खींचकर अपने साथ ले गई। एक होटल में उसने चाय वगैरह मंगवाई और जीते के सामने रोकर कहने लगी कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और वह माफी चाहती है। वह किसी भी तरह से जीते का पीछा नहीं छोड़ना चाहती थी। आखिर जीते ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए हाथ जोड़कर कहा, बीबी, मैंने तुझे माफ किया, मेरे वाहेगुरु ने भी तुझे माफ किया, लेकिन यह बात छिपी नहीं रह सकी। बग्गा के बेटे के एक दोस्त ने दोनों को देख लिया था। उसने जाकर यह बात पम्मी के भाई को बता दी। उसका भाई अपने दोस्तों के साथ बुकस्टाल पर पहुंचा और जीते को उठाकर एक पार्क में ले गया। उसने धमकी दी कि वह अपनी खैरियत चाहता है तो शहर छोड़कर चला जाए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। आज सवेरे कुछ लोगों ने जीते को अगवा कर लिया है। जीते का गायब होना मामूली बात नहीं थी। उससे बड़ी बात यह थी कि उसके गले में वह लॉकेट था जो देरसवेर मुझे 5 साल पुरानी डकैती की वारदात का सुराग दे सकता था। मैंने पम्मी और उसके भाई को बुलाकर पूछताछ की। पम्मी के भाई ने स्वीकार किया कि उसने जीते को धमकी जरूर दी थी, पर उसके अपहरण के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। मैंने जीते के रिश्तेदार से भी इसके बारे में जानकारी एकत्र करने की नीयत से कुरेद कर सवाल पूछे। उसने बताया कि जीते ने किसी वजह से नाराज होकर अपना घर छोड़ा था और उसका वापस जाने का कोई इरादा नहीं था। साथ ही यह भी कि वह यहीं अपनी पढ़ाई पूरी करके सरकारी नौकरी करना चाहता था। वैसे वह अच्छे खाते पीते घर का है, पर इन दिनों उसका परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा है। उसके पिता जामनगर में ही क्लर्क की नौकरी करते हैं। जीते के बारे में यह जानकारी मिलने के बाद मैंने फैसला किया कि मुझे खुद ही जामनगर जाकर हकीकत मालूम करनी चाहिए। थाने का चार्ज मैंने सब इंस्पेक्टर नदीम को सौंपा और अगले दिन जामनगर के लिए रवाना हो गया। जामनगर एक छोटा सा कस्बा था। मैं सीधा कस्बे के थाने में पहुंचा। वहां का थानेदार बख्शी मेरा पुराना दोस्त था। मैंने उससे जीते के बाप सुरजीत के बारे में पूछा। उसने बताया कि वह सुरजीत को बहुत अच्छी तरह जानता है। वह निहायत ही शरीफ आदमी है और नीम वाली गली में रहता है। उसने एक आदमी भेजकर नीम वाली गली से शेखू नाम के एक मुखबिर को बुलवा लिया। वह काफी होशियार आदमी था। इलाके के हर आदमी के बारे में उसे पूरी जानकारी थी। वह मुझे सुरजीत व उसके परिवार के बारे में बताने लगा। उसकी बातों से पता चला कि सुरजीत को नशे की लत है। उसने शराबखोरी में अपनी पूरी जमीन जायदाद गंवा दी थी। इसी वजह से घर में क्लेश रहता था। सुरजीत अपने बेटे जीते से बहुत प्यार करता था। प्यार तो वह अपनी बीवी व छोटे बेटे से भी बहुत करता था, पर उसका जीते के साथ कुछ अधिक ही लगाव था। लेकिन पिता की शराब की लत की वजह से जीता घर छोड़कर अमृतसर आ गया था ताकि पढ़ लिख कर किसी काबिल बन जाए तो अपनी माँ और छोटे भाई को भी अपने पास बुला ले। शेखू ने जो कुछ बताया उसके अनुसार नीम वाली गली में ही वली खां का घर था। वली खां का चौबारा सुरजीत के चौबारे से मिला हुआ था। दोनों परिवारों का एक दूसरे के घर काफी आना जाना था। जब वली खां की शादी हुई तब जीते की उम्र बमुश्किल 16 साल थी। उसे वली खां की बीवी रजिया से बहुत लगाव हो गया था। वली खां से भी उसकी गहरी छनती थी। वह हर वक्त वली खां के घर में घुसा रहता था। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। हालांकि रजिया और वली खां की उम्र में खासा अंतर था, फिर भी कस्बे की बड़ी बूढ़ियां उन पर अंगुली उठाने लगी। उन्हें जीते का इस तरह रजिया से चिपके रहना पसंद नहीं था। सुरजीत ने बेटे को समझाया पर वह बाज नहीं आया। मजबूरी में उसे उसके मामा के घर भेज दिया गया। साथ ही वली खां को भी समझा दिया गया कि वह अपनी जवान बीवी को इतनी आजादी न दे। जीते के जाने के बाद यह मामला शांत हो गया। लेकिन थोड़े दिनों बाद जीते की मां बीमार पड़ गई।
उसकी देखभाल के लिए जीते को घर लौटना पड़ा। कुछ महीने बीमार रहने के बाद उसकी मां चल बसी। मां की बीमारी और मौत के कारण जीते की पढ़ाई छूट गई। अब वह फिर से रजिया के घर में घुसा रहने लगा। उन्हीं दिनों वली खां रोजगार के सिलसिले में पेशावर चला गया। उसके जाने के बाद रजिया और भी आजाद हो गई। फिर एक दिन पता चला कि रजिया ने जीते को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया और जीते ने गुस्से में नीला थोथा खा लिया। हकीम ने बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचाई थी। इस घटना से सभी हैरान थे। बाद में जो हकीकत सामने आई वह यह थी कि जीते ने रजिया के साथ छेड़छाड़ की थी। यह बात किसी तरह वली खां को भी पता चल गई थी। वह पहले ही लोगों की बातें सुन कर भरा बैठा था। पेशावर से वापस आकर वह जीते की जान के पीछे पड़ गया। फिर अचानक एक दिन जीता चुपचाप कहीं चला गया। काफी दिनों तक उसका कोई पता नहीं चला। बाद में किसी ने बताया कि वह अमृतसर में है। जीते की पूरी कहानी सुनने के बाद मैंने मुखबिर से पहला सवाल यह किया कि वली खां और उसकी बीवी अब कहाँ है। उसने बताया यही कस्बे में ही रहते हैं। वली खां अभी हफ्ता भर पहले ही पेशावर से आया है। मैंने पूछा मियां बीवी में इन दिनों कोई ताजा झगड़ा तो नहीं हुआ। वह इनकार में सिर हिलाने लगा। फिर कुछ सोचकर बोला झगड़े से आपका क्या मतलब। मैंने कहा तुम मेरे मतलब की छोड़ो, जो कुछ तुम्हें पता है वह बताओ। वह गहरी सांस लेकर बोला पिछले दिनों मुझे दीनू डाकिया मिला था। उसने बताया कि वली खां के नाम कहीं से कुछ खत आते हैं। उनमें वली खां और रजिया के नाम बड़ी गंदी गंदी गालियां लिखी होती है। वली खां इस बात से बहुत परेशान है। मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। मैंने सोचा खत कोई भी लिखता हो, लेकिन वली खां का ध्यान सबसे पहले अपनी बीवी के आशिक जीते की तरफ ही गया होगा। उसे जीते का अमृतसर का पता भी मालूम था। संभव था उसी ने भाड़े के गुंडों से जीते को उठवा लिया हो। अगर वाकई ऐसा था तो जीते की जान को खतरा था। मैंने शेखू से पूछा क्या वली खां पेशावर से आने के बाद कस्बे से बाहर गया था। वह कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला मैं ठीक से नहीं बता सकता, पर इतना जानता हूँ कि वह ज्यादातर अपने घर में ही रहता है। हाँ, कभी कभी अपने दोस्त शेरू के पास जरूर चला जाता है। हम अभी बातें कर ही रहे थे कि एक सिपाही दौड़ता हुआ थाने आया और उसने थानेदार को बताया जनाब उधर नीम वाली गली में बड़ा हंगामा हो रहा है। जीता जख्मी हालत में पड़ा चीख पुकार कर रहा है। मैंने चौंक कर थानेदार बख्शी की ओर देखा। मेरा आशय समझकर वह बोला आइए चल कर देखते हैं। हम थाने से निकलकर नीम वाली गली में पहुंचे। गली में लोगों का हुजूम लगा था। वे लोग किसी को संभालने की कोशिश कर रहे थे। मैंने गौर से देखा, वह जीता ही था। उसके होंठ सूजे हुए थे। चेहरे पर कई जगह नील निशान थे और खून रिस रहा था। उसकी कमीज भी फटी हुई थी। पुलिस को देखकर लोग हटने लगे। मुझे देख जीता गुहार लगाने लगा, ये देखो थानेदार जी, क्या हाल किया है इन्होंने मेरा। मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? क्यों लोग मुझे जीने नहीं देते? थानेदार बख्शी ने पूछा। तुम्हारी यह हालत किसने की है? जीते ने रोते हुए बताया, मुझे वली खां और उसके गुंडों ने उठा लिया था। 5 दिन भूखा प्यासा बांध कर रखा। उसने अपना दायां हाथ दिखाया। उसकी 3 अंगुलियां टूट गई थी। पिंडलियों पर डंडों की मार के निशान थे, जहां से खून रिस रहा था। मैंने जीते को सांत्वना देकर चुप करवाया और उसे भीड़ से निकालकर थाने ले आया। वह बार बार एक ही बात कहे जा रहा था, थानेदार साहब, मैंने किसी को बदनाम नहीं किया। इन लोगों ने खुद ही बदनामी का इंतजाम किया है। मुझे अमृतसर से उठा लाए। 5 दिन बांधकर मेरी हड्डियां तोड़ते रहे। अब मैं भी वही करूंगा जो मेरा मन चाहेगा। मैं रजिया के बिना नहीं रह सकता। मैं उससे शादी करूंगा।
अगर वह मुझे न मिली तो मैं उसी के दरवाजे पर खुदकुशी कर लूंगा। थानेदार बख्शी ने उसे गुस्से से डांटा, ओए मजनू की औलाद, होश की दवा कर, अभी सारा भूत उतार दूंगा। मैंने थानेदार को इशारा करके मना किया, क्योंकि जितना मैं इस मामले को जानता था थानेदार बख्शी को पता नहीं था। वैसे भी जीता इस वक्त मुद्दई की हैसियत रखता था। उसे अगवा किया गया था, कैद में रखकर उसे यातनाएं दी गई थी। मैंने उससे घटना के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसे टैक्सी में डालकर पहले जालंधर ले जाया गया। वहां रात भर रखने के बाद उसे जामनगर लाकर एक अंधेरे मकान में बंद कर दिया गया। फिर रस्सियों से बांधकर भूखा प्यासा रखा गया। वली खां और उसके दोस्त शेरू ने उसे बहुत मारा था। शायद वे लोग उसे जान से ही मार डालते, लेकिन आज सुबह वे कमरे की एक खिड़की बंद करना भूल गए। जीते ने किसी तरह लोहे की जाली तोड़ी और वहां से निकल भागा। जीते को साथ लेकर हम उसी वक्त उस मकान पर गए जहां उसे कैद रखा गया था। वह मकान वली खां के दोस्त शेरू का था। वहां वाकई एक कमरे की जाली टूटी हुई थी। वहां ऐसे सबूत भी थे जिससे साबित होता था कि उसे उसी जगह कैद करके रखा गया था। वली खां और शेरू दोनों गायब थे। मेरी हिदायत पर थानेदार बख्शी ने अपने स्टाफ से उन्हें तलाश करने को कहा, लेकिन कुछ किया जाता इससे पहले ही शाम करीब 7 बजे वे दोनों खुद ही थाने आ गए। उनके साथ एक सरकारी अफसर भी था। उसने बताया कि इन दोनों का भागने का कोई इरादा नहीं था। वे केवल डर की वजह से थाने नहीं आए थे। मैंने वली खां से कहा कि वह अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता है तो कह दे। इस पर उसने जेब से कुछ खत निकालकर हमारे सामने रख दिए। वे खत क्या थे? गालियों का पुलिंदा था। उनमें ऐसी ऐसी गालियां लिखी थी जो मैंने कभी नहीं सुनी थी। खत लिखने वाले ने कोशिश की थी कि वली खां और उसकी बीवी को जितना ज्यादा हो सके जलील किया जाए। वली खां ने रुआंसे होकर कहा, जनाब कुछ खत तो बर्दाश्त से बाहर थे, इसलिए मैंने फाड़ कर फेंक दिए थे। उन खतों को पढ़कर किसी भी शरीफ आदमी का दिमाग घूम सकता था। वली खां ने बताया कि ये गंदगी उसके घर में 3 महीने से फेंकी जा रही है। उसका मानना था कि ये काम जीते के अलावा और कोई नहीं कर सकता। वली खां ने यह भी बताया कि मजबूर होकर वह अमृतसर गया और जीते से मिलकर उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह उल्टे उसे ही डराने धमकाने लगा। इस पर उसका दिमाग घूम गया। वह उसे टैक्सी में डालकर यहाँ ले आया। वली खां ने माना कि उसने जीते को 4 से 5 दिन शेरू के घर में रखा था। वह सिर्फ यह चाहता था कि वह उन मियां बीवी की जिंदगी से निकल जाए। वली खां के साथ आए सरकारी अफसर ने भी कहा कि वली खां शरीफ आदमी है। अगर जीता उसकी इज्जत को न ललकारता तो यह वाकया कभी न होता। मैंने वली खां और शेरू को गिरफ्तार न करके उन्हें तफ्तीश के दायरे में रखा। जीते को हवालात में रखना जरूरी था, क्योंकि अगर उसे छोड़ा जाता तो वह फिर से वली खां के घर जाकर हंगामा कर सकता था। हमने डॉक्टर बुलाकर उसकी मरहम पट्टी करा दी थी। जीते को हवालात में छोड़कर मैं उसके घर पहुंचा और उसके पिता सुरजीत से मुलाकात की। मैं काफी देर तक सुरजीत से जीते के बारे में बातें करता रहा। जब मैं उसके पास से उठने लगा तो दरवाजे के पीछे से चूड़ियों की खनक सुनाई दी। एक औरत जल्दी से अंदर आई थी और मुझे देखकर ठिठक गई थी। वह जवान औरत थी। उसके हाथ में एक छोटा सा लिफाफा था। वह असमंजस में थी कि आगे जाए या वापस लौट जाए, लेकिन लौटने के बजाय वह हिम्मत कर बोली, सुरजीत चचा, ये दवा खा लो, बस 2 दिन और खानी है। सुरजीत ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, रजिया तुझे कितनी बार कहा है यहाँ मत आया कर। रही दवा की बात तो मुझे एक बार ही ला कर दे दे, मैं खुद ही खा लिया करूँगा। बिना वजह रिश्तेदारी मत बना हमसे, हम पहले ही बहुत दुखी हैं।
रजिया ने दवा वाला लिफाफा सुरजीत के सामने रखते हुए कहा, आज तो खा लो, कल बाकी दवा भिजवा दूंगी। सुरजीत ने दवा लेकर मजबूरी में कहा, जा पानी लेकर आ। वह मुझे उलझन भरी नजरों से देखकर बाहर चली गई। मैं समझ गया कि यह वही रजिया है जो इस फसाद की जड़ है। उसके बाहर जाते ही सुरजीत बोला, पागल है यह लड़की, हम सबको भी पागल बना रखा है। यह सोचकर बहाने से दवा देने आई है कि शायद जीता घर पर हो। एक तरफ उसे धक्के देकर घर से निकालती है, दूसरी तरफ उसकी दीवानी हुई फिरती है। पता नहीं क्या चाहती है यह नादान लड़की। रजिया पानी ले आई। जब वह सुरजीत को दवा खिलाकर जाने लगी तो मैंने उसे आवाज देकर रोक लिया। वह ठिठक गई। सुरजीत ने उससे मेरा परिचय करवाते हुए बताया कि इन इंस्पेक्टर साहब ने जीते की बहुत मदद की है। मेरा परिचय सुनकर वह डर गई, फिर संभल कर बोली, जी फरमाइए। मैंने कहा, मैं तुमसे कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ। तुम्हारा शौहर घर में ही है? जी नहीं, वह बोली, वह शेरू के साथ थाने गए हैं। चलो ठीक है, यही बात कर लेते हैं। मैंने सुरजीत की ओर देखकर कहा, आप हमें चंद मिनट दीजिए। मेरी बात समझकर वह उठ खड़ा हुआ और जाते जाते बोला, इंस्पेक्टर साहब, वाहेगुरु के वास्ते इसे समझाएं। इसके दिमाग से यह जुनून निकाल दें। इसे समझाएं कि न अपना घर उजाड़े और न हमें बर्बाद करे। सुरजीत बाहर चला गया तो मैंने रजिया को सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने को कहा। वह वाकई खूबसूरत औरत थी। मैंने उससे पूछा, बीबी, तुम जानती हो कि तुम्हारी वजह से कितना हंगामा हो रहा है? आखिर तुम चाहती क्या हो? उसने सिर झुका लिया। उसके होंठ कांपने लगे। वह कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पा रही थी। मैंने कहा, तुम्हारा शौहर शरीफ आदमी है, तुमसे बेपनाह मोहब्बत भी करता है, फिर तुम यह खेल क्यों खेल रही हो? मेरी बात सुनकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने बहुत कोशिश की कि वह अपने दिल की बात बताए, लेकिन वह अपने होठों को सीख कर बैठ गई। आखिर मैंने कहा, खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। यह मत भूलो कि तुम्हारा व्यवहार तुम्हें अदालत तक भी ले जा सकता है और जेल भी। उसने रोते रोते सिर्फ इतना कहा, मैं बेबस हूँ। वह टस से मस नहीं हुई, बस खामोश बैठी आंसू बहाती रही। निस्संदेह वह कोई अहम बात छिपा रही थी। अपनी आंखें पोंछने के बाद उसने कानों पर गिरे अपने बालों को पीछे किया तो मेरी निगाह उसके कान के झुमके पर पड़ी। मैंने उस झुमके को गौर से देखा तो चौंका। इतनी देर में रजिया ने अपने कानों पर ओढ़नी डाल दी थी। मैंने कहा, बीबी, जरा कानों से ओढ़नी हटाओ। वह मेरी बात नहीं समझी। जब मैंने दूसरी बार गुस्से से कहा तो उसने ओढ़नी हटाई। मैंने आगे होकर उसके झुमके का मुआयना किया। शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। यह उस लॉकेट के साथ का उसी डिजाइन का झुमका था जो जीते के गले में था। मैंने पूछा, बीबी, यह झुमका तुम्हें कहाँ से मिला? मेरी शादी का है, उसने बताया। माँ बाप ने दिया था? नहीं, ससुराल की तरफ से मिला था। इसके साथ का और कोई जेवर भी है तुम्हारे पास? जी नहीं, बस झुमके ही है। देखो बीबी, मैं जो भी पूछूं सच सच बताना, वरना तुम सब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। रजिया मेरी बातों से पहले ही परेशान नजर आ रही थी। जब मैंने मुसीबत की बात कही तो वह घबरा गई। कहने लगी, पता नहीं आप क्या पूछना चाहते हैं। बेहतर होगा आप मेरे शौहर से बात कर लें। घबराने की कोई बात नहीं है। सच बोलोगी तो मैं हर तरह से मदद करूंगा, लेकिन झूठ बोला तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। वह ऐसे सिमट कर बैठ गई जैसे खुद में ही छिपने की कोशिश कर रही हो। मैंने कहा, इस झुमके के साथ का एक लॉकेट मैंने जीते के गले में देखा है। वह कहाँ से आया? उसने सिर झुकाकर जवाब दिया, वह लॉकेट उसे मैंने दिया था। तुम्हारे शौहर को मालूम है?
जी नहीं, क्या तुम यह जानती हो कि तुम्हारे शौहर के पास ये जेवर कहाँ से आए? वह सादगी से बोली, ये जेवर शादी से पहले के हैं। मैंने रजिया से कुछ सवाल और पूछे, फिर उसे घर जाने की इजाजत देते हुए कहा कि न तो वह घर से बाहर कहीं जाएगी और न इस बात का जिक्र किसी से करेगी। वहां से फारिग होकर मैं थाने पहुंचा। मैंने थानेदार से कहा कि वह एक सिपाही भेजकर शेरू को बुलाए। साथ ही मैंने एक एएसआई को यह कहकर भेज दिया कि वली खां जहां भी मिले उसे फौरन मेरे पास ले आए। लगभग आधे घंटे बाद एएसआई वली खां को ले आया। वह थोड़ी देर पहले ही थाने से गया था। इस बीच मैं हवालात जाकर जीते से लॉकेट उतरवा लाया था। वह लॉकेट मैंने वली खां के सामने रख कर पूछा, ध्यान से देख कर बताओ, ये लॉकेट किसका है? वली खां ने जब उस लॉकेट को गौर से देखा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। वह हकला कर बोला, जनाब, यह तो मेरी बीवी रजिया का लॉकेट है। बीवी को इसे तुमने ही दिया होगा। कहाँ से आया यह तुम्हारे पास? जी, मेरी वालिदा ने बनवाया था। इसके अलावा और भी गहने थे। मैंने कहा, तुम्हारी वालिदा ने बनवाया था या तुमने डाके में छीना था? डाका? कैसा डाका? यह आप क्या कह रहे हैं जनाब? उसका मुंह हैरत से खुला रह गया। वही डाका जो तुमने 5 साल पहले अमृतसर में मेहता सेठ के घर डाला था और तुम्हारी गोली लगने से मेहता की मौत हो गई थी। थानेदार बख्शी हैरानी से देख रहा था। उसकी नजर में वली खां एक शरीफ इंसान था, पर मैं पूरे दावे के साथ कह सकता था कि वह एक नामी गिरामी डाकू था। मैंने करीब खड़े हवलदार नादिर से कहा, वली खां को हथकड़ी लगाकर इसके सही ठिकाने पर पहुंचाओ। वली खां को हवालात में बंद कर दिया गया। पूछताछ के दौरान पता चला कि उसका नाम वली खां नहीं बल्कि अब्दुल सत्तार था। चोरी डकैती और अपहरण उसका मुख्य धंधा था। जामनगर में वह नाम बदल कर रह रहा था। मैं और थानेदार बख्शी अभी वली खां से पूछताछ कर ही रहे थे कि एक सिपाही घबराया हुआ आया। उसने हमें अलग ले जाकर बताया कि हवालाती जीते की जान खतरे में है। वली खां ने सिपाही कीमतीलाल को रिश्वत देकर एक खत अपने दोस्त शेरू तक पहुंचाने के लिए भेजा है। वली खां ने खत में लिखा है कि वह उसकी बीवी का काम तमाम कर दे और फरार हो जाए। बख्शी ने सिपाही से पूछा, शेरू कहाँ है? सिपाही ने बताया, मुझे नहीं पता, लेकिन कीमतीलाल को पता होगा। वह खत लेकर उसी के पास गया है। थानेदार बख्शी ने गुस्से में पूछा, तुम्हें यह सब कैसे मालूम हुआ? सिपाही ने डरते हुए कहा, पहले वली खां ने यह पेशकश मेरे सामने रखी थी। उसने अपनी जांघों के बीच कुछ रुपए छिपा कर रखे थे। वह मुझे 200 रुपयों का लालच देता रहा। मैं नहीं माना तो उसने कीमतीलाल को फंसा लिया। थानेदार बख्शी ने पूछा, उस हरामी को हवालात में कागज कलम किसने दिया? जी, यह कीमतीलाल का ही काम है। सिपाही का चेहरा बता रहा था कि वह सच बोल रहा था। मैंने थानेदार से कहा, बख्शी, हमें फौरन कुछ करना होगा। तुम थाने में रहो, मैं जाकर देखता हूँ। बख्शी के रोकने के बावजूद मैं थाने से निकल गया। 2 सिपाही मेरे साथ थे। उनमें से एक के पास बंदूक थी। हम लगभग भागते भागते नीम वाली गली तक पहुंचे। गली के मोड़ पर मैंने रुक कर देखा। वली खां का तिमंजिला मकान मेरी नजरों के सामने था। मकान के आसपास कोई हलचल नहीं थी। सिपाहियों के साथ मैं एक करीबी दुकान में जा घुसा। दुकानदार ने हमारे लिए कुर्सियां लगवा कर चाय मंगवा दी। वहीं बैठकर हम वली खां के मकान पर नजर रखे हुए थे। लगभग आधे पौने घंटे बाद जब हम मायूस होकर लौटने की सोच रहे थे, तभी अचानक एक टमटम गली में दाखिल हुई और सीधे वली खां के मकान के सामने जा रुकी। टमटम से शेरू उतरा। उसने अपने शरीर को काले रंग की एक चादर से ढक रखा था। वह तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ा तो मैंने दौड़कर उसे पीछे से जा दबोचा। शेरू को गिरफ्तार कर लिया गया।
तलाशी के दौरान उसके पास से एक भरे हुए रिवाल्वर के अलावा वह खत भी बरामद हुआ जो वली खां ने हवालात से भेजा था। उस खत में लिखा था, शेरे, मैं पकड़ा गया हूँ। पुलिस तुझे ढूंढ रही है। बेहतर है तू यहाँ से भाग जा, लेकिन भागने से पहले मेरा एक काम कर देना। मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद रजिया जिंदा रहे। उसे खत्म कर देना। वह इस वक्त घर में अकेली है। तख्तपोश के नीचे मेरा रिवाल्वर पड़ा है। वह ले जाना, लेकिन कोशिश करना कि गोली न चलानी पड़े। अगर खुद न जा सको तो जुमे या दीनों को भेजकर ये काम करवा देना। खुदा हाफिज, तुम्हारा सरदार यार। शेरू के अलावा जुमा और दीनों भी गिरफ्तार कर लिए गए। इसके बाद तफ्तीश और अदालती कार्रवाई का लंबा सिलसिला शुरू हुआ। जीते को मैंने रिहा कर दिया। उस पर कोई इल्जाम नहीं था। वह अपहरण व मारपीट के मामले में मुद्दई था। रजिया एक ऐसी औरत थी जो एक ही वक्त में दो अलग अलग दिशाओं में सफर कर रही थी। उसके माँ बाप ने उसका हाथ ऐसे शख्स को सौंप दिया था जो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और था। रजिया काफी हद तक अपने शौहर की हकीकत समझ गई थी। वह जान गई थी कि उसका शौहर अपराध की अंधेरी दुनिया से ताल्लुक रखता था। वह भीतर ही भीतर कुढ़ती रहती थी, लेकिन शौहर की हकीकत कभी उसके होठों तक नहीं आई थी। जिस तरह पानी अपना रास्ता खुद तलाश लेता है, उसी तरह जज्बात भी अपने इजहार का कोई न कोई तरीका ढूंढ लेते हैं। रजिया के भी दबे हुए जज्बात ने अपने इजहार का रास्ता तलाश कर लिया था। लोग उस पर अंगुलियां उठाते थे, मगर वह सब कुछ जानते समझते हुए अनजान और ढीठ बनी हुई थी। वह जीते से बेपनाह मोहब्बत करती थी और उस मोहब्बत को चाह कर भी कोई मुनासिब नाम नहीं दे पाती थी। वह उसे धक्के देकर घर से भी निकालती थी और फिर उसकी एक झलक पाने के लिए बेचैन भी रहती थी। वह एक मजबूर औरत थी। यह तय था कि वली खां और उसके साथियों को उम्र कैद होगी। रजिया द्वारा अदालत में दी गई दरख्वास्त पर उसके और वली खां के बीच तलाक अमल लाया गया। रजिया और जीते की प्रेम कहानी का यह बड़ा ही सुखद अंजाम था। दोनों ने शादी करके वह कस्बा हमेशा के लिए छोड़ दिया। यह बात अपनी जगह सच है कि कई बार छोटी सी घटना से इंसान की जिंदगी का रुख और दिशाएं बदल जाती है। इसी तरह कड़ियों से कड़ियां जुड़कर कभी कभी बड़े खुलासे हो जाते हैं। अगर अखबार बेचने वाला जीता रईसजादी पम्मी के इशारों को नजरअंदाज न करता और उस पर चोरी का इल्जाम न लगता तो शायद वली खां जैसे डाकू और उसके साथियों के चेहरे बेनकाब न होते।